नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 का 2013 का सेट हल करने वाले हैं। ये 2013 का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं और इसे हम हल करेंगे। ठीक है, आपकी हिंट के लिए मैं इसे हल कराऊंगा। तो देखिए, ये 2013 का जो पेपर है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो निर्देश दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में कहा गया है इसके खंड हैं अलग अलग, जैसे क ख ग घ इस प्रकार से खंड निर्धारित कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसका पहले का क है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, और इनमें से कोई एक कथन हमको पहचान कर लिखना है। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं, क्या ये सही है? अथवा प्रभाकर माचवे जो है ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं, अथवा राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, अथवा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, मैं आपको इनमें से सही उत्तर आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, क्योंकि इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र जैसे प्रसिद्ध जो है लेख लिखे हैं या साहित्यिक कृतियाँ लिखी हैं। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता इन्हें माना जाता है। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का ख है, निम्नलिखित कृतियों में से एक के लेखक का नाम लिखना है। इंद्रजाल, तीर्थ सलिल, विचार वीथी और संस्कृति के 4 अध्याय। तो इनमें से कौन सा सही है आप बता सकते हैं। इनमें से आप देखिए, इंद्रजाल जो है, इंद्रजाल के सही जो है रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो इंद्रजाल है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और विचार वीथी, तो विचार वीथी के हैं रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और संस्कृति के 4 अध्याय इसके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। किसी एक का नाम लिखना था तो आपको मैंने 3 बता दिए। इंद्रजाल के जयशंकर प्रसाद, संस्कृति के 4 अध्याय इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, और विचार वीथी इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है, इसमें हमें देखना है कि गा के अंतर्गत देखिए किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। यानी इस प्रश्न के अंतर्गत हमें एक एकांकीकार का नाम लिखना है। क्या आपको याद है किसी एक एकांकीकार का नाम? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, या उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर राम कुमार वर्मा, किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये एकांकीकार हैं। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का घ कह रहा है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम क्या आप बता सकते हैं? बताइए। देखिए, इनकी रचनाएं हैं ठूंठा आम, खून के छींटे। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। एक बतानी है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र किस विधा के लेखक हैं? यानी इनकी जो कृतियां हैं वो अधिकांशतः किस विधा में लिखी गई हैं? तो ये हैं आलोचनाकार हैं और निबंधकार हैं। इनकी जो कृतियां हैं अधिकांशतः या तो आलोचनाएं हैं या फिर निबंध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का क देखिए पहले। ये कह रहा है, घनानंद और भूषण रीतकाल के किस धारा के कवि हैं? ये आपको बताना है। तो घनानंद और ये भूषण, ये दोनों रीतकाल के किस धारा के कवि हैं? देखिए, ये हैं, घनानंद तो हैं रीत मुक्त काव्य जो धारा होती है उसके लेखक हैं ये। ठीक है, उसके कवि हैं। और भूषण किससे संबंधित है? रीतिबद्ध काव्य भूषण से संबंधित है। इन्होंने रीतिबद्ध होते हुए भी वीर रस की रचनाएं की हैं, तो इसलिए इन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ख क्या कह रहा है,
2 का ख कह रहा है प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं, तो आप याद रखिए। एक का नाम आप बता सकते हैं जैसे नागार्जुन, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और भी आप यदि लिखना चाहें तो रामधारी सिंह दिनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है उतना मैंने बता दिया, पर्याप्त है। बाकी आप आगे देख सकते हैं, मतलब इनमें से कोई सा एक लिख सकते हैं। मैंने 3 बताया है, ठीक है, 3 का नाम बताया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिदम्बरा के रचयिता का नाम लिखिए। चिदम्बरा जो काव्य रचना, जो चिदम्बरा रचना है उसका नाम, उसके लेखक का नाम लिखना है। तो चिदम्बरा के आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी हुई रचना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए, ये देखो, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गद्य खंड दिए गए हैं। एक तो ये है चंद्रतल पर मानव, ठीक है, ये यहाँ से शुरू करके और लास्ट तक यहाँ तक दिया गया है। ये भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचकर लगेगा, ठीक है। एक तो ये दिया गया है। दूसरा ये है ख नंबर का दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है कि देखो यहाँ से, क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। ये पूरा एक गद्य खंड दिया गया है, किसी अध्याय में से आपको बताना है, ठीक है। और इसमें बताना कितना है, जिस पार्ट के अंतर्गत अंडरलाइन किया गया है उसकी ही व्याख्या करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं वे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो दो खंड दिए गए हैं, गद्य खंड हैं, उनमें परीक्षा में एक करना होगा, चाहे तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला। तो मैं केवल दूसरा वाला ही बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए, इसे लिखने के लिए आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित है, ठीक है। और गद्य खंड का नाम आप लिखेंगे साथ में ही भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो पूरा कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा तो लिखा गया है वो भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत वो सॉल्व हो जाता है, जो गद्यांश का जो संदर्भ है वो पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित जो अंश हैं ये वाले। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें से सब जगह की भिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। यहाँ तक करना है बस, ठीक है। तो देखो, इसकी व्याख्या मैं करता हूँ, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे कहना चाहते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषा, वेशभूषा आदि सभी होती हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद भी सभी देशवासियों की एक आत्मा है, मतलब सभी मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश की प्राण शक्ति हमारी संस्कृति है और सामूहिक चेतना है, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ सोचने की शक्ति है इनकी, ठीक है। यही वह नैतिक शक्ति है जो नगरों, गांवों और अलग अलग संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। फिर आगे करना चाहें तो और भी थोड़ा सा व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से देखने पर हम अलग अलग देखते हैं, मतलब हमारा शक्ल जो है, चेहरा जो है, ठीक है, वो सभी हमारे अलग अलग हैं, हमारे व्यवहार अलग अलग हैं, हमारे खान पान थोड़े से अलग अलग हैं सबके, लेकिन हमारे अंदर एकता अटूट है, क्योंकि हम सब पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी एक दूसरे को अपने भाई बंधु ही मानते हैं, सभी भारत के ही निवासी मानते हैं, स्वयं को भारत माता के ही पुत्र मानते हैं, ठीक है। सभी जो मतलब इस संस्कृति के रक्षक हैं, ठीक है, सभी जो हैं
इस संस्कृति के हम रक्षक हैं। कौन सी के? भारतीय संस्कृति के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा खंड मतलब प्रश्न खंड जो है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। जैसा मैंने करने की कोशिश की है उसी आधार पर आप समझ करके कोशिश करेंगे लिखने की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया गया है, जनसाधारण किन बातों से आंदोलित हो उठा, ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा गहराई में जाएंगे और इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको महसूस होगा, समझ में आएगा कि जब महात्मा गांधी ने जनसाधारण को अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से क्रांति करने के लिए तत्पर किया तो जनता आंदोलित हो उठी, क्योंकि यह नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य जो थे शताब्दियों से ही भारतीय जनता के मन में मौजूद थे या नहीं। तो इस प्रकार से आप इसे थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसा भी है आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखो ऊपर वाला जो गद्यांश है, ये वाला जो गद्यांश है, इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ। ये हिंट के रूप में आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो है आपको मिलेगा पानी में चंदा और चंदा पर आदमी नामक पाठ, जो कि जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित है। ठीक है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, देखो, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। यानी इसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है, इसकी व्याख्या भी लिखनी है और संदर्भ भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल का वाले का देने वाला हूँ। ठीक है, खा वाले के बारे में वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, और भी अगर ज़्यादा विस्तार से चाहिए या गहराई से चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, देखिए, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस, इंद्री शिथिल भई के सब विन, ज्यों देही विन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जी वह कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन विन, और नहीं जगदीश। ये इतना है पहला खंड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि हमें दोनों पद्यांशों में से केवल एक ही करना है तो हम पहले वाले का ही करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले के बारे में हम वैसे बता देंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत जो पद्यांश दिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। ठीक है, जो कि पद नाम का शीर्षक से उद्धृत है। या पूरा ऐसे लिखेंगे, एक लाइन में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। पद शीर्षक नाम से जो पाठ दिया गया है उससे उद्धृत है और ये सूरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सूरदास जी हैं, जो कि भक्ति काल के दौरान श्री कृष्ण भक्ति में निरत कवि थे। ठीक है, लगे हुए कवि थे, श्री कृष्ण भक्ति के या भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ऊधो मन न भय 10-20, इस प्रकार से, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। तो इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका के विषय में देख लीजिए, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ाया था तो उस दौरान हमने बताया था कि ये कहाँ की बात है और कब की बात है। ये बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से ऊधो से गोपियाँ कहती हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण ऊधो को भेजते हैं मथुरा के लिए। ठीक है, और वे कहते हैं कि हे ऊधो, आप गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की आराधना का संदेश दे के आओ। ठीक है, ताकि वे मेरे प्रेम में दुखी ना हों, व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद ना करें, ताकि वे सगुण ब्रह्म के चक्कर में ना पड़ करके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करके अपना जीवन सफल करें। इस प्रकार से वे आकर के गोपियों को इसी प्रकार समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
और उनकी बात पूरी हो जाने पर वे गोपियाँ उनसे कहती हैं कि ऊधो मन न भय 10-20, हे ऊधो हमारे पास में 10-20 मन या 10-20 हृदय नहीं है, हमारे पास तो एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधईस, हमारे पास तो एक ही मन था जो हमारे श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। ठीक है, हमारे पास में केवल एक मन था और वह मन भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हमारे पास में 10-20 मन तो है नहीं। अगला देखिए, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। अब हम बिना मन के तुम्हारे उस ईश्वर की आराधना किस प्रकार से करें? को अपराध है ईश। ठीक है, उस ईश्वर की आराधना किस प्रकार से हम करें जिसके विषय में आप बता रहे हो, जो आप निर्गुण ब्रह्म के रूप में बखान कर रहे हो, उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना हम किस प्रकार से करें? क्योंकि हमारे पास में अब मन तो रहा नहीं। आई बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस, तो हमारी जो सभी इंद्रियां थीं वे श्री कृष्ण के बिना सारी की सारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार से सिर के बिना पूरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी सभी जो इंद्रियां हैं वे शक्तिहीन हो गई हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे धड़ बिना सिर का हो जाने पर, मतलब धड़ को सिर से अलग कर देने पर पूरा धड़ बेकार हो जाता है, सभी अंग व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, मृत प्राय हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे सभी अंग शिथिल हो गई हैं, हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मरी हुई सी हो गई हैं। ठीक है, आगे देखो, आशा लाग रहत तन श्वासा जीव हैं कोट बरीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, हम तो केवल इसी आशा में जी रहे हैं जैसे, क्योंकि हमें आशा है कि श्री कृष्ण लौटेंगे और इसी उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि हमें आशा है कि हम चाहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वे वापस लौट कर आएँ, और हमें हमारा विश्वास है, हमें आस है कि वे अवश्य लौट कर आएंगे, चाहे करोड़ों वर्षों में भी वे वापस लौट कर आएँ। ठीक है, कोट बरीस माने करोड़ों वर्षों में वे वापस लौट करके आएँ। ठीक है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सखा हो। ठीक है, सखा माने मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या भी आप जानते हो। ठीक है, मतलब सभी योग विद्याएं भी जानते हो और भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हो, मित्र भी हो। अगली पंक्ति कह रही है, सूर हमारे नंद नदन बिन और नहीं जगदीश। तो लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां स्पष्ट कर देती हैं कि तुम्हारे पास में तो श्री कृष्ण का भी सामर्थ्य है, यानी सगुण ब्रह्म भी आपकी मुट्ठी में है और योग विद्या भी आपकी मुट्ठी में है, लेकिन जो गोपियां हैं, गोपियां कह रही हैं कि हमारे पास में तो श्री कृष्ण के बिना कोई दूसरा आराध्य ही नहीं है, हम किसी और को जानती ही नहीं है। ठीक है, सूर हमारे नंद नदन बिन और नहीं जगदीश, हमारा तो कोई दूसरा आराध्य है ही नहीं, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप इसे अर्थ कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए, इसकी जो भाषा शैली है, ठीक है, इसकी जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा है। इसमें रस कौन सा है आप ध्यान कीजिए, मतलब श्री कृष्ण जो है गोपियों से अलग हो चुके हैं और गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस है? वियोग रस, वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे देखो, इसमें अलंकार ढूंढने की कोशिश करो, अलंकार कौन कौन से हैं? तो इसमें ये देखो, श्याम संग और नंद नदन बिन, ये श्याम संग और एक तो ये नंद नदन बिन, ठीक है, और श्याम संग, इन दोनों में कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में ही मुझे तो अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो, ये श्याम संग और यहाँ पे नंद नदन बिन, ये अनुप्रास अलंकार हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज्यों देही बिन शीस, यहाँ पे कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार से देह के बिना, जिस प्रकार से, ठीक है, पहचान करो, देह के बिना शीस, मतलब उपमा दी जा रही है किसी की, मतलब उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। जिस प्रकार से देह के बिना पूरा शरीर नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से अब देह और शरीर, सिर
दोनों में तुलना की गई है। अब सिर को मान लो भगवान श्री कृष्ण और देह को मान लो गोपियाँ, ठीक है। तो सिर के बिना पूरी देह, पूरा धड़ काम नहीं कर सकता, है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बिना सभी गोपियाँ जीवित नहीं रह सकती। आई बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, अगला जो पद है, यह हमारा अगला खंड है। अगला खंड देखिए, इसमें विश्व है कि अस्य का नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। गिरते फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे पहचानने की कोशिश करो। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ना, जवानी, उसी से लिया गया है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा के साथ में ही जो दूसरा अध्याय दिया है माखनलाल चतुर्वेदी का, आपकी क्लास की जो पुस्तिका है उसमें जवानी नाम से जो शीर्षक से जो अध्याय दिया गया है उसी से संकलित है ये, ठीक है। तो आप इसे पूरा कर लेना, चाहो तो मैं इसे भी करा दूंगा। इसे आप माखनलाल चतुर्वेदी के इसको रचना को आप करने की कोशिश करना, ठीक है। एक मैंने करा दिया, एक आप करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आए तो मैं फिर इसके बाद में आगे करा दूंगा। आई बात समझ में मित्रों। अब हमारे इस क्वेश्चन पेपर में अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी रचनाओं का नाम भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं देखिए, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुनालाल बख्शी, ठीक है। इनमें से तीनों में से किसी एक को हमें लिखना है। तो इसी प्रकार से हमें इनमें से कोई इस बार भी याद कर लेना चाहिए, आ सकता है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, किसका बताऊँ, बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट भी लग रहा है मुझे। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके जीवन के विषय में, जन्म मृत्यु इनके विषय में याद कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, इनका जो जीवन परिचय है उसके विषय में देखिए, तो इनका जो जन्म है 1884 ईस्वी में होता है, 1884 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है, एक बिहार में जीरादेई नामक स्थान था, वहाँ पर होता है इनका जन्म, ठीक है। वहाँ पर जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा भी लगभग वहीं से हुई। इनकी उच्चतम शिक्षा एमए किया शायद इन्होंने, एमए और एमएल भी किया था शायद, एमएल यानी लॉ की डिग्री की थी शायद, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेना थोड़ा, एमए तो किया था इन्होंने, ये पक्का है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इनकी विशेषताएं लिखना है आपको कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और वो भी पहले वाले प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। और इनका जो जीवन था, जीवन के विषय में थोड़ा सा लिख देना, सादा जीवन, उच्च विचार, गांधीवादी थे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इनकी मृत्यु के विषय में लिखना है, मतलब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ऐसे कॉपी में पहले एक कोने में डिब्बे में इनकी पूरी बातें लिखनी है, ठीक है। जन्म, मृत्यु, या पिता का नाम अगर दिया हो तो, माता का नाम, इनकी रचनाएं, कहाँ पर इनका स्थान, कोई विशेषता इनकी, कोई विशेष बात हो, ठीक है। इस प्रकार से। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1963 में। अब इनके विषय में साइड में फिर संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है, इनके जीवन के विषय में। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे लिख लेना ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख लेना। देखो, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, या जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अब इतना आपने लिख लिया। इसके बाद में इनके जन्म के बाद की, अब बचपन कहाँ पे गुजरेगा, लगभग जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं पर अधिकांश का जो है जीवन प्रारंभ होता है, ठीक है। बचपन भी लगभग वहीं पर गुजरता है। तो इसके विषय में भी आप लिख सकते हैं। अब इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं भी की हैं, इतने विद्वान रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तो थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है बचपन से ही मेधावी रहे, यानी बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बड़े होकर के इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उस वकालत को छोड़ करके इन्होंने देश सेवा का कार्य संभाल लिया, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद में चंपारण में जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी के साथ रहे, ये बात लिखेंगे, इतिहास की बात लिख ली थोड़ी।
मतलब चंपारण में गांधी जी के साथ में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में किसानों का साथ दिया या आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा के सभापति भी रहे। कांग्रेस थी ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ये सभापति भी रहे थे। कितनी बार? 3 बार। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, इनका जीवन सादगी, सेवा आदि की मिसाल है। इन्होंने सेवा के कारण और सादगी के कारण इन्हें कहा जा सकता है कि इन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार वाली स्थिति को प्राप्त किया। ठीक है। फिर इसके बाद में इनका साहित्यिक परिचय या इनकी प्रमुख रचनाएं, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखेंगे, इनकी रचनाएं लिख दीजिए, जैसे भारतीय संस्कृति, ठीक है, मेरी आत्मकथा, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख जो सेट है उसमें देखिए, यहाँ पे भी किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है, जैसे रसखान, सुमित्रानंदन पंत या रामनरेश त्रिपाठी, किसी एक का लिखना है। तो यहाँ पे एक का मैं लिखाई देता हूँ, बाकी आपकी पुस्तक में सभी हैं, और ये इतना कठिन भी विषय नहीं है कि आप इन्हें लिख ना सको। ठीक है, मैं केवल हिंट के रूप में यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बाकी आप विस्तार से थोड़ा सा लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। उसी प्रकार से एक कोने में, कॉपी के एक कोने में आपको इनके विषय में लिखना है, जन्म स्थान, माता या पिता का नाम अगर दिया हो तो। ठीक है, उनके जीवन की कोई विशेष उपलब्धि। ठीक है। फिर उसके बाद में उनकी विशेषताएं कोई, फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु और रचनाएं, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर उसके बाद में साइड में पूरा जीवन वृत्ति लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डिब्बे में लिखिए। सबसे पहले इनका नाम लिखना है। ठीक है, तो इनका नाम अब मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, जैसे अब चल रहा है 2025, तो इनका जन्म कब हुआ? सन 1900 में। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखना है जन्म स्थान। जन्म स्थान है इनका उत्तराखंड का एक गांव था कौसानी। ठीक है, और कौसानी उत्तराखंड के एक जिले में पड़ता है, जिस जिले का नाम है अल्मोड़ा। ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें एक उपनाम से भी जानते हैं। किस उपनाम से जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ। इनका एक उपनाम है प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को। आगे देखो, फिर इसके बाद में इनकी मृत्यु, सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु लिख देते हैं। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1977 ईस्वी में। अब इतना आपका एक डिब्बे वाला जो काम है, कोने वाला, वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद में साइड में यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे, संक्षिप्त परिचय में जो इनका जीवन परिचय है उसके विषय में। इस प्रकार से लिखने की कोशिश करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, या फिर अपने शब्दों में और विस्तार से और अच्छाई से लिख सकते हैं। यहाँ मैं केवल शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। जैसे छायावाद युग के महान स्तंभ सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। हिमालय की गोद मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए उनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अल्मोड़ा में हुई। अब देखो, अल्मोड़ा में ही इनका जन्म हुआ है, तो प्रारंभिक शिक्षा भी स्वाभाविक है वहीं पे होगी। अगर इनके माता पिता पलायन नहीं कर गए हैं या वहाँ से नहीं चले गए हैं कहीं दूसरे स्थान पर, तो शिक्षा भी वहीं पे मिलेगी, प्रारंभिक जीवन काल भी वहीं व्यतीत होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। तो अल्मोड़ा में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। फिर उसके बाद में लिखते हैं कि साहित्य सेवा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। कौन कौन से पुरस्कार बताए मैंने? ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, दोनों ही पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। अब इनकी प्रमुख 1-2 रचनाएं भी लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक आध रचना बता रहा हूँ जो मुझे याद हैं, जैसे चिदम्बरा है, वीणा है, अथवा पल्लव है,
ये भी इनकी रचना है, पल्लव, वीणा, चिदंबरा। ठीक है, आगे देखो। अब ये हमारा यहाँ पर ये इतना पूर्ण होता है। फिर उसके बाद में हमें संस्कृत गद्य खंड या संस्कृत पद्य खंड में उतर के आना है। तो इन्हें मैं पूरा करा देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित देखो, पूर्वम कर्मम तदंतरम फलमेति। पूर्वम कर्मम, अब यहाँ से लेकर के लास्ट में यहाँ तक है, वयम तदैव यथार्थम भारतीया यदास्माकं आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति ही लक्षिता भवेत। ठीक है, यहाँ तक ये गद्य खंड है। तो इस गद्य खंड को आप किस प्रकार से करेंगे हल? सबसे पहले इसका शब्द अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे, अगर शब्द अर्थ लिख सकते हैं तो। ठीक है, अगर आप जानते हैं इनके अर्थ तो आप लिख सकते हैं। जैसे पूर्व माने पूर्व का 2-4 शब्द लिख देना बस, अन्वय या शब्दार्थ। ठीक है, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के। फलम माने फल, तदनंतरम माने उसके बाद, अस्माकम माने हमारे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देना 2-4 शब्दों के, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। फिर उसके बाद में इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने हिंदी के गद्य खंड में बताया, पद्य खंड में बताया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित है। ठीक है, कौन से अध्याय में संकलित है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक जो अध्याय है उसमें आप देखेंगे, वहाँ पर ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो पूरा कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से या नामक अध्याय से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित या संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक अध्याय से अवतरित है। आ गया समझ में? फिर इसके बाद में इसका अनुवाद करेंगे, प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक शब्द का। वैसे मैंने पूरा करा दिया है आपकी कक्षा में। ठीक है, पूर्वम कर्मम तदनंतरम फलम इति, पहले कर्म उसके बाद फल। अस्माकम संस्कृति है नियमः, इस प्रकार से। ठीक है, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति है माने संस्कृति का, नियम माने नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे लिखा है इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतरं कर्मकरणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। इसे कैसे देखेंगे? यहाँ से देखो, इदानीं यदा वयं, तो इसे पूरा एक वाक्य में इस प्रकार बोलेंगे, इस समय। इदानीं वयं, वयं माने हम सब। ठीक है, इदानीं इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तब। ठीक है, राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं तब निरंतर काम करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें निरंतरम कर्म, ये अभी मैंने बताया था, निरंतरम कर्म करणम, कर्म करना ही, अस्माकम हमारा, मुख्यम कर्तव्यम मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, फिलहाल इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर कर्म करते रहना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखो, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। मतलब निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने श्रम का, फलम माने फल या परिणाम, भोग्यम माने भोगना चाहिए, अन्यस्य माने अन्य का, अन्य के। ठीक है, अन्य का या अन्य के, श्रमस्य माने श्रम का, परिश्रम का, शोषणम माने शोषण, सर्वथा हर प्रकार से, वर्जनीयम वर्जित है। ठीक है, अब इसे कैसे बोलेंगे? इसे पूरा एक कैसे बोलेंगे? अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, किंतु दूसरे के श्रम या दूसरे की मेहनत का शोषण करना सर्वथा त्याग करने योग्य है या वर्जित है। इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में देखो, यहाँ पे हमने देखा यदि वयम विपरीतम आचारम
यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, यदि हम विपरीत माने इसके विरुद्ध, आचरण करेंगे, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति है उपासकः। तदा माने तब, न माने नहीं, वयम माने हम सब, सत्यम माने सही या सत्य, भारतीय संस्कृति उपासकः, भारतीय संस्कृति के उपासक। ठीक है, तो इसे एक वाक्य में किस प्रकार से बोलेंगे? तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। अगर हम इसके विपरीत आचरण करेंगे तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीया यदा अस्माकं आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति ही लक्षिता भवेत्। अब इसे देखिए, वयम तदैव यथार्थम, वयम माने हम सभी, यथार्थ माने वास्तविक, तदैव तदा प्लस एव तब ही, भारतीय माने भारतीय, यदा अस्माकं, यदा माने जब, अस्माकं माने हम सभी या हमारे, आचार्य विचारे आचरण और विचार, हमारा आचरण और हमारी विचार पद्धति, च अस्माकं संस्कृति ही, च माने और, अस्माकं माने हमारी, और संस्कृति माने संस्कृति, लक्षिता माने प्रतीत होगी, भवेत, ठीक है, दिखाई देगी। तो इसे पूरा कैसे बोलेंगे? यदा वयम तदैव, हम सभी जब, हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं या होंगे, हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, अथवा करके जो दिया है, क्योंकि ये संस्कृत वाले थोड़े कठिन लग सकते हैं आपको, इसलिए मैं दोनों का अर्थ कराई दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, नीरम क्षीरम विवेकी हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मित अधुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः कोकिल यापय दिवसान तावन विरसान करील विटपेषु यावन मिलिदलिमालः कोपि रसातः समुल्लसति। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे, ये आपको आपकी पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी संदर्भ सहित हमें व्याख्या करनी है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, अब यहाँ पे गद्यांश नहीं है, ये पद्य रूप में है, संस्कृत पद्यांश है, इसलिए हम इसे श्लोक बोलते हैं। ठीक है, ये श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्युक्ति विलास नामक अध्याय से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार से संदर्भ लिख देंगे और इसका अन्वय कर देंगे। अन्वय मतलब शब्दार्थ, जैसे विवेक माने बुद्धि। ठीक है, सही और गलत करने की क्षमता, सही और गलत पहचान करने की क्षमता। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके शब्दार्थ बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। करील विटपेषु माने करील के वृक्ष। ठीक है, कोपि कोई भी, कोकिल कोयल। इस प्रकार से आप इनके अन्वय मतलब 2-4 शब्दों के अन्वय करके दिखा देंगे, 2-4 शब्दों के शब्दार्थ कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है हिंदी में अनुवाद इसका। तो यह श्लोक हंस को संबोधित करते हुए कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हंस का मतलब है विवेकवान पुरुष। ठीक है, बुद्धिमान पुरुषों को, बुद्धिमान मनुष्यों को यहाँ पे हंस के रूप में संबोधित किया गया है। आई बात समझ में? तो किस प्रकार से कहने की चेष्टा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि नीर क्षीर विवेके, नीर और क्षीर का विवेक करने में, हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। इसमें कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर माने दूध और पानी, तुम ही दूध और पानी को अलग करने में अथवा न्याय करने में आलस्य करोगे। इन दोनों में अलग अलग करने में अर्थात न्याय करने में, क्या सही है क्या गलत है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसको अलग अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे। तो विश्वस्मिन माने विश्व में, अधुना अन्य, अधुना माने आज, अन्य माने कोई अन्य, कोई और, कुलव्रतम कुल का व्रत, पालयिष्यति पालन करेगा, कह माने कौन। ठीक है, तो पहली लाइन से फिर दोबारा पकड़िए, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी
को अलग करने में अथवा न्याय करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल और व्रत की मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, यदि ज्ञानी व्यक्ति ही अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे तो क्या होगा, बाकी लोग क्या करेंगे? जो अज्ञानी मनुष्य हैं, मूढ़ मनुष्य हैं, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, आगे देखो, इसमें आगे कहा गया है कोकिल यापय दिवसान तावन विरसान करील विटपेशु। यापय, यापय माने व्यतीत करो, यापन करो, जीवन यापन करो। दिवसान माने दिनों तक, यानी दिनों में, दिवस माने दिन। ठीक है, तावन माने तब तक, तावत या तावन। ठीक है, विरसान करील विटपेशु, करील विटपेशु माने करील के वृक्षों पर। तो कोयल को कहा जा रहा है कि हे करील, हे कोयल, मतलब यहाँ पे देखो कोकिल, कोकिल माने कोयल, और यहाँ पे ये संबोधन सूचक चिन्ह लगाया गया है। तो हे कोयल, अपने बुरे दिनों को किसी तरह करील के वृक्षों पर बिता लो। ठीक है, आगे देखो, यावत, ये शब्द अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। यावन मिल दल माल, यावन माने यावत, यावत माने जब तक, मिले मिल करके, दल माल। ठीक है, को भी कोई अन्य, कोई भी। ठीक है, रसात समुल्लसति, रसात माने रस से परिपूर्ण या कोई वृक्ष। ठीक है, समुल्लसति विकसित हो, खिले, प्रसन्न हो जाए। ठीक है, या जो पेड़ हैं वे पूरी तरह से हरे भरे हो जाएं। तो जब तक तुम यहाँ पर इस प्रकार का समय है कि जो संकट का समय है, तब तक तुम करील के वृक्षों पर, करील के वृक्षों पर ना तो पत्ते होते हैं और ना ही कोई फूल होता है। ठीक है, तो उसमें अनेक कांटे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक सुख दुख के दिन हैं या सुख के दिन जब तक नहीं आ जाते, तब तक तुम करील के वृक्षों पर ही अपना निवास करो। हे कोयल, यावन मिली दलमाल, मतलब जब तक भौरों के समूह। ठीक है, कोपि रसात, कोपि रसात समुल्लसति, जब तक भंवरों के समूह से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित न हो जाए, तब तक तुम करील के वृक्षों पर ही निवास करो। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आ जाते, अच्छी बहारें नहीं आ जाती, तब तक तुम दुख के समय को जैसे तैसे अपने को व्यतीत करो। ठीक है, यानी कहने का भावार्थ मनुष्य से है कि हे मनुष्य, जब तक तुम्हारे ऊपर संकट है तो उस संकट को किसी भी प्रकार से काट लो। ठीक है, उस प्रकार से तुम संतुष्ट रहो। जैसे कोयल करील के वृक्ष पर भी, जिस पर अनेक कांटे ही कांटे रहते हैं लेकिन पत्ते नहीं होते। ठीक है, केवल टहनियाँ ही, डालियाँ ही और कांटे ही उपस्थित रहते हैं। उन पर तुम जिस प्रकार से कोयल निवास करती है, उसी प्रकार से तुम दुख के समय को व्यतीत करो, काट लो, जब तक कि आम के फूलों पर बौर आने के बाद में भौरे उन पर गुंजार करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो सुख का समय है वह तुम्हारे पास में नहीं आ जाता, तब तक तुम दुख के समय को काट दो। अली माने भौरा होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यावन मिली दल, यावन अली दल, अली, अली माने भौरा, दल माने समूह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। तो आप लिख सकते हैं ना, ये तो आपको कंठस्थ किया हुआ ही लिखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का खा मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनके उत्तर देने आपको संस्कृत में। स्वर्णस्य किम मुख्यम दुखम अस्ति, यहाँ पे होना चाहिए स्वर्गस्य। ठीक है, तो स्वर्ग का मुख्य दुख क्या है? वो है ईर्ष्या। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में,
अलच्छेन्द्रः कः आसीत्। अलच्छेन्द्र कौन था, ठीक है, तो इसे लिखेंगे अलच्छेन्द्रः यवनराजः आसीत्, ठीक है, ग्रीक राजा था, ठीक है। आगे देखो, कलहेन केन वर्धते, कलह केन वर्धते, कलह माने क्लेश या दुख, ठीक है, तो कलह केन वर्धते, कलह किससे बढ़ता है, इसका आप उत्तर बता सकते हैं। अगला देखिए, धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, केन किम वर्धते में इसका उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, धनानाम उत्तमम धनम किम अस्ति, धनों में उत्तम धन क्या है, जो आपका अध्याय है महाराज युधिष्ठिर वाला जो प्रश्न होते हैं उसमें, उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो धनों में उत्तम धन क्या है, इसका सही उत्तर है धनानाम उत्तमम धनम श्रुतम अस्ति, ठीक है। ऊपर वाले में स्वर्णस्य किम मुख्यम दुखम अस्ति, मतलब स्वर्गस्य किम मुख्यम दुखम अस्ति, तो स्वर्ग का मुख्य दुख क्या है, वहाँ पर लिखेंगे स्वर्गस्य मुख्यम दुखम ईर्ष्या अस्ति, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए। अब हास्य रस की परिभाषा अथवा उसका एक उदाहरण दीजिए, अथवा नहीं तथा हास्य रस की परिभाषा और एक उसका उदाहरण ये आपको देना है। अब परिभाषा आप लिख सकते हैं और उदाहरण आपको याद होगा। देखो मैं बता देता हूँ, हास्य रस की परिभाषा कि वेशभूषा, बनावट, वाणी, विकृति, चेष्टा, ठीक है, या किसी को देख करके, किसी की बात सुन करके, किसी की स्थिति को जान करके हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो या हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वही हास्य रस कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में बताया है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। अब मैं एक अच्छा सा उदाहरण आपको दूं, तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, मतलब हास्य रस है ये। तंबूरालय मंच पर एक कवि हैं या एक गायक हैं जो मंच पर तंबूरा लेकर के, मतलब एक वाद्य यंत्र होता है ये, उसे लेकर के बैठ गए, ठीक है। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट में तो उनका साज ही मिला, ठीक है, और घंटा भर आलाप, और घंटा भर तक वे आलाप करते रहे। और जब तक उनका जो है, अगली पंक्ति में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जब तक उनका साज मिला, आलाप हुआ, तब तक श्रोता सारे जा चुके थे, ठीक है। या इसका हास्य रस का अपने अनुसार भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक है। मोदक पाकर नाचत थुल थुल बाल गणेश, पेट सूण हिलने लगे हंसते सिवा सिवेश। इस प्रकार से आप कोई उदाहरण लिख सकते हैं। ये मैंने कई उदाहरण आपको बता दिए। अगला है अथवा करके दिया है, मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है। अब उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम तथा स्थायी भाव लिखिए। इसमें कौन सा रस है, ठीक है, और इसका उस रस का स्थायी भाव क्या है। मम अनुज पड़ा है चेतनाहीन होके, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं रोते हुए, तो मेरा अनुज, मेरा जो छोटा भाई है, वह चेतनाहीन होकर के पड़ा हुआ है, बेहोश होकर के पड़ा हुआ है धरती पर। तरल हृदय वाली जानकी भी नहीं है, और वह जानकी जो इनको सांत्वना प्रदान कर सकती थी, जो हमको धैर्य बना सकती थी, वह जानकी भी, वह सीता भी हमारे पास में नहीं है। अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो इस प्रकार से वे विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस है, करुण रस है। करुणा के मारे उनके आँखों से, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से वे शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पे करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका पूर्ण होता है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वा। क्वेश्चन नंबर 8 का ख देख लीजिए, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा और उत्प्रेक्षा की जो
उदाहरण है और परिभाषा है वह आपको लिखना है। तो उपमा की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के गुण, रूप और धर्म की क्रिया के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाती है ना, वहाँ पर अर्थात एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा माने तुलना, उपमा मतलब तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करी जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला, है या नहीं? अभी ऊपर भी इसी क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमने ऊपर भी पहले भी एक बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ज्यों देहि बिनु शीस, यहाँ पे बताया था नहीं, ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। आगे देखो, तो ये मैंने बता दिया मन की तुलना किससे की गई है इसमें, पीपर पात सरिस मंडोला में। अभी जो मैंने बताया था पीपर पात सरिस मंडोला, वहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। यानी मन इस प्रकार से डोल रहा है महाराज दशरथ का राम जी के जाने के वियोग में, जिस प्रकार से पीपल का पत्ता बहुत तेजी से हिल रहा हो थोड़ी सी हवा पा करके। या ऊपर वाला जो मैंने अभी उदाहरण बताया था उसमें भी तो इसी प्रकार से बताया गया है, ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से बिना देह के, बिना शीश के देह हो जाती है। आई बात समझ में? तो शीश की तुलना भगवान श्री कृष्ण से और देह की तुलना यानी धड़ की तुलना गोपियों से की गई है। तो इस प्रकार से वहां भी उपमा अलंकार है। ठीक है, अब देखो सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गा में पूछा गया है, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब क्या आप सोरठा छंद की परिभाषा लिख सकते हैं? यह दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, यह दोहे का बिल्कुल उल्टा या विपरीत होता है। इसके विषम चरण होते हैं। ठीक है, अर्ध सम्मात्रक छंद है और चरण जो होते हैं 4 होते हैं। इसके कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जो सुमिरै सिद्धि होय, जो सुमिरै सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शोभन सदन। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ठीक है, जो सुमिरै सिद्धि होय मतलब जो भी उनका स्मरण करे, सिद्धि होय सिद्ध हो जाता है। ठीक है, गणनायक करिवर बदन। अब इनमें आप इसे लिख करके मात्रा जरूर चढ़ाएंगे उसके ऊपर, लघु गुरु, फिर उनकी गिनती करेंगे प्रत्येक चरण के हिसाब से, और इसे 2 चरणों में पूर्ण नहीं करेंगे। पहले जो सुमिरै सिद्धि होय एक वाक्य में पूरा हो गया, कॉमा लगा दिया, फिर अगली नीचे वाली लाइन से लिखेंगे गणनायक करिवर बदन, फिर विराम लगाएंगे, विराम चिन्ह, फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन से करहु अनुग्रह सोय, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उससे अगली लाइन में बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ठीक है, फिर पूर्ण विराम 2 बार लगा देंगे, डबल पूर्ण विराम। ठीक है, अब इनके ऊपर लघु गुरु करके मात्राओं की गणना करेंगे और प्रत्येक के सामने करके 11-13 की संख्या गिनाएंगे। आई बात समझ में? जैसे मैंने क्लास में बताया था। क्लियर है? फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। ठीक है, एक शब्द बनाना है किन्हीं 3 के मेल से, जैसे अधि, अनु, सह, निर और अभि, चरि, सु, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उपसर्ग शब्द, इनके मेल से 3 जो है शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे अधि, तो इसमें कार शब्द जोड़ दिया तो अधिकार बन गया। ठीक है, शासी शब्द जोड़ दिया तो अधिशासी। ठीक है, अनु शब्द में मान जोड़ दिया, मतलब मान शब्द में जोड़ दिया इसे तो अनुमान। ठीक है, गमन शब्द में जोड़ दिया तो अनुगमन। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अधि रह गया, अधि में अधिपति। ठीक है, अधिपति, अनुमान। ठीक है, अनुसरण, अनुकरण। सह शब्द में देखो, सह शब्द में कैसे होगा, सहगामी, गामी माने जाने वाला, सह माने साथ में,
सहगामी, सहचर, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में निर देखिए, निर कैसे लगाएंगे, निरअभिमान, निरअभिमान, ठीक है। निरंजन तो निरंजन, ठीक है, निर प्लस अंजन, निरंजन, ठीक है। निर प्लस जन, वैसे उसमें निहि प्लस जन होता है, पर यहाँ पे निर प्लस जन, निर्जन। अभि शब्द जोड़ेंगे तो अभि प्लस मान, अभिमान, ठीक है। ये पूरा मैंने कराया है और फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। सु जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, सु प्लस योग्य, सुयोग्य, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, सु प्लस गम, सुगम, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ये प्रत्यय दिए गए हैं, आई, त्व, पन, वा, हट दिए गए हैं ना। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय में दोनों में मैंने पहचान बताई थी। दोनों में क्या पहचान बताई थी मैंने, ऊपर वाले जो हैं उपसर्ग, उपसर्ग में पहचान बताई थी कि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं शब्द के, ठीक है। जैसे अधिकार, अधिपति, अनुमान, अनुमान, अनु आगे मान पीछे, ठीक है। सहगामी, सहगमन, ठीक है। सहचर, सहपाठी, ठीक है। निर्दोष, निर्दोष। इसी प्रकार से अब प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय में प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। तो आई देखिए, जैसे मीठा में जोड़ दिया तो मिठाई, पिटा में जोड़ दिया तो पिटाई, ठीक है। भला में जोड़ दिया तो भलाई, लिखा में जोड़ दिया तो लिखाई, ठीक है। त्व जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे मम शब्द में त्व जोड़ दिया तो ममत्व, ठीक है। महत शब्द में जोड़ दिया तो महत्व, ठीक है। मनुष्य शब्द में त्व जोड़ दिया तो मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, ठीक है। इस प्रकार से पन शब्द, पन जोड़ेंगे तो कैसे होगा बता सकते हैं, अपनापन, ठीक है। अपना, अपना में जोड़ दिया तो अपनापन, मेरा में जोड़ दिया मेरापन, ठीक है। पराया में जोड़ दिया तो परायापन। हट देखिए, हट कैसे जोड़ेंगे, आहट, ठीक है, आहट, बालहट, राजहट, ठीक है, त्रियाहट। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। अब समास विग्रह के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, समास कैसे पहचानते हैं और किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे चौराहा, चौराहा का मतलब चार राहों का समूह। संख्या और समूह शब्द दिए हों तो वहाँ पर द्विगु समास बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर संख्या दी हो और अर्थ निकालने पर का समूह शब्द आएगा, जैसे चौराहा चार राहों का समूह, ठीक है। नवरत्न नवरत्नों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा है, द्विगु समास। अन्न जल, अन्न जल में मैंने इस प्रकार के उसमें बताया था कि दो बातों के बीच में, दो मनुष्यों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जब कोई हथियार आ जाए, यानी डैश आ जाए, हाइफन लगा हुआ है, मतलब डैश लगा हुआ है ये बीच में, अन्न और जल के बीच में, और इनका अर्थ निकालने पर और, अथवा, या ये शब्द आएंगे। तो अन्न जल मतलब अन्न और जल, अन्न या जल, इस प्रकार से इनका अर्थ निकलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा समास, द्वंद्व समास, ठीक है। अब देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी कैसे होगा, चक्र माने चक्र, पाणी माने हाथ में। चक्र है पाणी मतलब पाणी में जिसके, यानी चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक है। नया अर्थ निकल के आ रहा है तीसरा, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, चक्रपाणी से कोई संबंध नहीं है। और नीला, नीलकमल, नीला है जो कमल, है जो जहां पर आए वो कौन सा बताया था मैंने, है जो, बताओ, है जो जहां पर भी आएगा शब्द अर्थ करने पर वहां पर कर्मधारय समास बताया था मैंने, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम लिखने हैं, बेल, सुहाग, मूस, पीठ और थल। इनके तत्सम क्या क्या होंगे बता सकते हो,
देखो, सुहाग का मतलब क्या होता है? सौभाग्य। ठीक है, सुहाग मतलब सौभाग्य। आगे देखो, पीठ, पीठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ। दो के बतानी है। ठीक है, पीठ मतलब पृष्ठ। पीठ का तत्सम क्या होगा? पीठ स्वयं में तद्भव है और पृष्ठ तत्सम। थल का क्या होगा? थल का मतलब होगा स्थल। ठीक है, थल का तत्सम स्थल। मूष का क्या होगा? मूष मतलब मूषक। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। समुद्र, चंद्रमा, कमल और पृथ्वी, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या आप लिख सकते हो? मैंने बताया था कि आपको जल के याद कर लेने चाहिए, और जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे जल प्लस धी, जलधि। ठीक है, जलधि। नीर प्लस धी, नीरधि। सागर। ठीक है, जलधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, तोयधि। या निधि शब्द जोड़ देते हैं, जल निधि, नीर निधि, वार निधि, तोय निधि। ठीक है, इस प्रकार से समुद्र के बन जाते हैं। चंद्रमा, शशि, राकेश, विधु। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अलावा शशि, राकेश, विधु, रसपति, राकापति, राकेश। ठीक है, कमल के लिए मैंने बोला था कि जल के जो पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ देने पर कमल के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे नीर शब्द में जोड़ेंगे, नीर है पर्यायवाची किसका? जल का, तो नीर है और नीर में ज जोड़ दिया तो नीरज बन गया, वो कमल का हो गया, नीरज। वारिज। ठीक है, तोयज, अम्बुज। ठीक है, इस प्रकार से अम्भोज, वारिज, नीरज, सरोज। ठीक है, इस प्रकार से। अब पृथ्वी के इला, धात्री, वसुंधरा, पृथ्वी, भूमि। ठीक है, धरणी, धरित्री, इस प्रकार से हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखियो, क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया है। इसमें क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। इनमें संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए, तदा प्लस एव, तदैव हो जाएगा, तदा प्लस एव। अब इन्हें बोल के देखिए, तदाएव, तदैव, तदैव, तदैव। एक साथ बोलिए जल्दी जल्दी। तो कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि रेच, इसका सूत्र होगा वृद्धि रेच। तदैव ऐ, वृद्धि रेच में आगे देखिए, महा प्लस ओज, महोज। अब इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है, ओजह, तो महा प्लस ओजह, महोज है। ठीक है, और प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। आई बात समझ में? इसमें भी महोज में भी कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। सु प्लस आगतम, स्वागतम। अब प्रत्येकम में कौन सी संधि होगी? यण संधि। य बन रहा है ना यहाँ पे, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। जहाँ पर य बने वहाँ पर यण संधि। ठीक है, य और व बनते हैं जहाँ पर, वे यण संधि के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद में सु प्लस आगतम, स्वागतम। ठीक है, व बन रहा है यण संधि, यहाँ पर य बन रहा है यण संधि में। ठीक है, प्रत्येक, और यहाँ पर व बन रहा है स्वागतम में, तो यण संधि में। ठीक है, इको यणची सूत्र लगता है इनमें, इको यणची। ठीक है, संस्कृत का सूत्र है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। अब सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपको इनके सूत्र लिखने हैं। तो देखिए, सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन, फल और भांति इन शब्दों के, और मधु अथवा युष्मद के। फल शब्द का सप्तमी विभक्ति फलेषु होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इनमें से किसी एक का धातु यानी मूल धातु शब्द बताना है। इनमें लकार बताना है, कौन सा लकार लगा हुआ है, पुरुष बताना है, और वचन भी बताना है। तो शब्द हैं पठानी, हसेम, अपश्यत और पक्षतः। तो देखिए, ये
पठानी जो शब्द है ये पठ धातु से बना हुआ है। पठ धातु यानी पठ इसमें मूल शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पठानी पढ़ना के अंतर्गत, और इसमें लोट लकार है। ठीक है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है पठ धातु में। ठीक है, अगला है हसेम। हसेम हंस धातु से बना हुआ है, हंस धातु। हंस धातु का मतलब होता है हंसना। ठीक है, हंस धातु में इसका मतलब होता है हंसना। अब इसके लकार देखते हैं। इसका लकार है लट लकार। ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 10 का घ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए इसमें लिखा है अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। दूसरा है सभी छात्र सभी छात्र पत्र लिखेंगे। और तीसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है। चौथा है सोहन के साथ मोहन घर गया। अब देखिए इनमें से हम करते हैं पहला वाला, अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसे कैसे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? अपने राष्ट्र की, अपने माने स्व, स्व माने अपना। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्र माने, राष्ट्र की माने राष्ट्रस्य। रक्षा करना मतलब रक्षा, हमारा मतलब अस्माकम। ठीक है, और धर्म है माने अस्ति। ठीक है का मतलब अस्ति। तो एक वाक्य में कैसे लिखेंगे इसे? स्वराष्ट्रस्य रक्षा अस्माकं धर्मः अस्ति। ठीक है, स्वराष्ट्रस्य रक्षा अस्माकं धर्मः अस्ति। ठीक है, आगे देखो, दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से मतलब दानेन। ठीक है, दान से मतलब दानेन, विभक्ति में जाइए। दानेन, दान से, कर्ताने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति। ठीक है, दानेन कीर्ति। ठीक है, कीर्ति का मतलब कीर्ति या यश। बढ़ती माने वर्धती। ठीक है, तो इसे एक वाक्य में कैसे लिखेंगे? दानेन कीर्ति ही वर्धते। ठीक है, दानेन कीर्ति, दानेन कीर्ति ही वर्धते। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला इसे भी देख लेते हैं। हमें केवल 2 लिखने थे लेकिन पूरा देख लेते हैं। सोहन के साथ मोहन घर गया। सोहन के साथ। अब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे भो। ठीक है, तो संबंध काकी के रारी रे नानी ने संबंध में। ठीक है, संबंध विभक्ति लगेगी इसमें। तो सोहन के साथ, सोहनेन सह, सह माने साथ में। ठीक है, तो सोहनेन सह, मोहन नाम है। ठीक है, घर, घर का मतलब गृहम। गया, गया पास्ट टेंस। अगच्छत, गच्छ का अगच्छत। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इसे एक वाक्य में कैसे लिखेंगे? सोहनेन सह मोहनः गृहम अगच्छत। ठीक है, सभी छात्र पत्र लिखेंगे। तो सभी का मतलब सर्वे, छात्र मतलब छात्र, पत्र मतलब पत्रम लिखेंगे तो लिखिष्यति, सर्वे छात्र। ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा पत्रः या पत्रम, पत्रम। ठीक है, पत्रम इसलिए क्योंकि ये नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो सर्वे छात्र पत्रम लिखिष्यति। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रिय कवि, प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूरसंचार की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा की अनिवार्यता। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो प्रदूषण वाला ये है, आप कक्षा 10 की ही सामाजिक किताब में पढ़ेंगे। प्रदूषण जो है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रदूषण वाला जो पूरा वो दिया है उसमें
4 प्रकार के प्रदूषण बताए हैं और चारों प्रकार के प्रदूषणों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में स्वयं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ, फिर उसके बाद में उससे होने वाली हानियाँ। जैसे मैं शुरू करता हूँ, इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना या अशुद्धि अथवा गंदगी का मिलना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे कि आधुनिक जीवन शैली में औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो इसमें 4 प्रकार के प्रदूषणों के आप वर्णन कर देंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, हालांकि और भी प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण का मतलब गंदगी, ठीक है ना, सीधे सीधे शब्दों में जाने तो। और वायु प्रदूषण, इसमें क्या होगा, इसके कारणों के विषय में लिखेंगे, किस कारण से वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं से, घरों में घरेलू जो चूल्हे होते हैं, लकड़ी से जलने वाले जो चूल्हे होते हैं, उनसे धुआं होना। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, उसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, प्राकृतिक कारणों में जैसे आंधी आना, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, इस प्रकार से बम फटना, तो उसके कारण भी धुआं निकलता है, तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फेफड़े संबंधी बीमारी हो जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी पर्यावरण में तो ओजोन परत में भी क्षरण हो सकता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जल प्रदूषण, या फिर इससे पहले इसके निवारण के उपाय भी लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण के निवारण के उपाय मतलब साथ साथ ही लिखना चाहें तो, और नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हैं। पहले इनके तरीके मतलब प्रकार, फिर उसके बाद में उन किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद में किस प्रकार से इनका निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब जैसे अगला है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, फैक्ट्रियों से, कंपनियों से जो अपशिष्ट निकलता है मल के रूप में, गंदगी के रूप में। ठीक है, या जो सीवर लाइन होती हैं, मतलब शहरों में जो सेप्टिक टैंकों के माध्यम से जो लाइनें निकलती हैं जिनमें मलमूत्र बहता है। ठीक है, और किस प्रकार से जल प्रदूषण हो सकता है, पानी के ठहराव और उसमें अनेक प्रकार के कूड़े करकट को डाल देना। ठीक है, इस प्रकार से, तो इससे क्या हो सकता है, जल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो पानी पीने के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, और समुद्री जीव या जलीय जंतु जैसे मछली है या अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है या वे संकट में आ सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, पृथ्वी पर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बता सकते हैं आप किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जैसे ट्रैफिक के कारण। ठीक है, या फिर लाउड स्पीकर के कारण। ठीक है, तो उसमें पूरा अध्याय जो है आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का ही, उसमें पूरा बताया है विस्तार से। अगर आप उससे पढ़ेंगे ध्यान से तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पूरा विस्तार से है, और न केवल यहाँ के लिए बल्कि कंपटीशन के क्षेत्र में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आपकी सहायता करेगा वो। ठीक है, फिर इसके बाद में अन्य समस्याएं, इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बहरापन। ठीक है, तनाव, मानसिक विकृति, पागलपन, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। ठीक है, या फिर हार्ट अटैक, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। और समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण क्यों ज़्यादा फैल रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, उन्हें भी लिख सकते हैं। जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस कारण भी प्रदूषण के जो अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है, प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है।
औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान, मतलब कंपनियों फैक्ट्रियों से जो वहित मल या इस प्रकार की गंदगियाँ निकलती हैं उनको ऐसे ही नदियों में या खुले स्थानों पर खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें गंदगी पनपती रहती है, उससे प्रदूषण होता है, ठीक है, बीमारियां फैलती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानि होती है, हानिकारक होता है वो, ठीक है। और उसके बाद में पर्यावरण में भी वह नुकसान पहुंचाता है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, भूमि को नुकसान पहुंचाता है, वो जो है कचरा होता है ना। आगे देखो, वृक्षों का अत्यधिक कटाव भी इसके लिए हानिकारक होता है, ठीक है। जैसे हम पेड़ पौधों को ज़्यादा काटते चले जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? अगला क्या बता सकते हैं? अगला आप बता सकते हैं कि जागरूकता की कमी, लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव है, शिक्षा की कमी है, ठीक है, तभी तो ये हो रहा है। अब इसके समाधान यानी सॉल्यूशन भी आप बताएंगे। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से बताएंगे? अभी हमने वृक्षों की कटाई के बारे में, अत्यधिक कटाई के बारे में बताया था। अब इसका उल्टा कर देंगे, मतलब अत्यधिक मतलब अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे और प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रदूषण कम करने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, हर प्रकार का प्रदूषण। दूसरा, सरकारों के स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए, कठोर नीतियां बनाई जानी चाहिए, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ठीक है। और लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और अच्छे ऊर्जा के जो भंडार हैं जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी और ज्वारीय भूतापीय ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। पवन ऊर्जा का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन यानी उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार में क्या करेंगे? बिल्कुल छोटा सा जैसे हमने प्रस्तावना लिखी थी उसी प्रकार से हम इसे भी लिख करके पूरा कर देंगे। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्रस्तावना की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे प्रदूषण को नियंत्रित करना मानव जाति का सामूहिक कर्तव्य है, यह केवल किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ठीक है। यदि हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में भी हमारे जीवन पर या हमारी पीढ़ियों के जीवन पर अथवा जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक को लिखिए। अब देखिए, ये हमारे जिले में केवल इनमें से जो है एक ही खंड काव्य रहता है और वो खंड काव्य है अग्रपूजा। अब अग्रपूजा खंड काव्य के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आपको लिखना चाहिए। जैसे अग्रपूजा खंड काव्य के अग्रपूजा शीर्षक की कथा अपने शब्दों में लिखिए, जिसके विषय में मैंने आपको कहा था कि अपने शब्दों में पहले कहानी की तरह उसे पढ़ लो पूरा का पूरा, फिर उसे सर्गों के हिसाब से देखो कौन से सर्ग में क्या बात कही गई है, फिर उसके पश्चात उसके पूरी कहानी को उसकी पूरी कहानी को अपने शब्दों में कॉपी में लिख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। पहला वाला भाग जो है उसे तो आप कर ही लेंगे। दूसरा जो है खंड काव्य में जो है युधिष्ठिर की जो चरित्र चित्रण की बात कही गई है, इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे लिखेंगे, खंड काव्य अग्रपूजा के नायक युधिष्ठिर हैं, जिनका चरित्र अत्यंत आदर्शवादी है, सरल है, धर्मपरायण है, ठीक है। या ऐसे लिखेंगे कि जिनका चरित्र अत्यंत आदर्शवादी, सरल और धर्मपरायण है। उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं, और डैश लगा करके फिर उसके बाद में उनकी चरित्र की विशेषताओं को हेडिंग के रूप में बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे धर्मपरायण एवं सत्यवादी व्यक्ति, या फिर ऐसे ही लिख लेंगे डायरेक्ट धर्मपरायण एवं सत्यवादी, और उनकी थोड़ी सी उस रूप में थोड़ी सी कहानी बता देंगे। जैसे किस प्रकार से बताएंगे, युधिष्ठिर धर्म के साक्षात प्रतीक हैं,
उनका प्रत्येक कार्य धर्मशास्त्रों के अनुकूल होता है। उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है और वे सत्य की रक्षा के लिए बड़े से बड़े संकट को झेलते हैं। अनेक प्रकार के संकट आए उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रत्येक संकट को धर्म की रक्षा के लिए ही झेला। ठीक है, फिर अगली हेडिंग करेंगे शांति प्रिय और त्यागी व्यक्ति। ठीक है, अब इस हेडिंग को कैसे पूरा करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे वे स्वाभाविक या स्वभाव से ही अथवा स्वाभाविक रूप से ही, कैसे लिखेंगे इसी प्रकार से लिखेंगे, वे स्वाभाविक रूप से ही शांति प्रिय हैं या स्वभाव से ही शांति प्रिय हैं। ठीक है, और बार बार युद्ध को टालने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, अथवा ऐसे करें कि युद्ध को टालने के लिए वे अपना पूरा राज्य तक त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। राजसूय यज्ञ के बाद भी वे अपने जो प्रजा है, जनता है, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी सेवा के लिए ही समर्पित हो जाते हैं या उसकी सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे आप सर्वगुण संपन्न या आदर्श भाई। सर्वगुण संपन्न या आदर्श भाई मतलब अपने भाइयों के आदर्श के रूप में। तो इसे कैसे लिखेंगे, युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी और अन्य संबंधियों के साथ या अन्य संबंधियों के प्रति अत्यंत स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं। वे अपने गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति सदैव श्रद्धावान रहते हैं, जो उनके आदर्श व्यक्तित्व आदि को दर्शाता है। ठीक है, मतलब सबके लिए वे आदर्श के प्रतीक चिन्ह के रूप में हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली हेडिंग डाल सकते हैं जैसे विवेकशील अथवा दूरदर्शी व्यक्ति, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हैं विवेकशील और दूरदर्शी शासक। ठीक है, मैं सोच सोच के आपको बता रहा हूं। तो इसे कैसे पूरा करेंगे, इसे ऐसे पूरा कर सकते हैं, वे सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं और विवेक से काम लेते हैं। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान देने की या राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान देने का उनका निर्णय उनकी दूरदर्शिता और सही व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता को सिद्ध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेडिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अगली हेडिंग के रूप में आप इस प्रकार डाल सकते हैं जैसे सरल हृदय और क्षमाशील व्यक्ति। कहने का मतलब है कि वे सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं और उनके हृदय में क्षमा का भाव हमेशा बना रहता है, वे दूसरों को क्षमा करने की चेष्टा रखते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे उनका हृदय सरल और कोमल है, वे अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उन्हें भी दंडित करने का प्रयास नहीं करते। आगे एक उदाहरण था जैसे उनकी सभा में शिशुपाल नाम का व्यक्ति था, तो उसने भारी उद्दंडता की। ठीक है, तो उसके भीषण अपमान को भी वे तब तक सहन करते रहे जब तक कि वह मर्यादा की सीमा न लांघ दे। मतलब इस प्रकार से उन्होंने अपनी धैर्य की या अपनी सहनशीलता की जो है मर्यादा या प्रतिमान स्थापित किया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका निष्कर्ष भी लिख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा लिखने के बाद में निष्कर्ष लिखना जरूरी है। तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे खंड काव्य अग्र पूजा में या अग्र पूजा खंड काव्य में युधिष्ठिर का जो चरित्र है वह एक आदर्श राजा, आदर्श भाई और आदर्श धर्म के ज्ञाता के रूप में उभरा है। या ऐसे कि अग्र पूजा खंड काव्य में युधिष्ठिर का चरित्र एक उत्तम कोटि के राजा, भाई और धर्म के ज्ञाता के रूप में सामने आता है, उभरता है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है या प्रेरणादायक है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कथा वस्तु भी अगर इसकी जानना चाहो, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मतलब इसका जो है पहला भाग है अग्र पूजा खंड काव्य का जो शीर्षक है उसके हिसाब से कथा वस्तु जो लिखनी थी उसे भी आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अग्र पूजा की कथा राजसूय यज्ञ से प्रारंभ होती है, जिसका आयोजन धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। और फिर उसके बाद में जब भीष्म पितामह के कहने पर श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं तो उन्हें अग्र पूजा का प्रथम सम्मान दिया जाता है।
तो चेदिराज जो शिशुपाल थे, मतलब चेद देश के राजा थे शिशुपाल, ठीक है। तो वे क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण को घोर अपमानित करता है। चेदी का जो राजा था, चेदी देश का राजा शिशुपाल था, वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा अपमानित करता है, 100 गालियाँ तक देता है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि 100 गालियों पर या 100 गालियों से अधिक होने पर या 100 प्रकार के अपराध होने पर या 100 से अधिक अपराध होने पर वे उसको मार देंगे, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था, ठीक है। और बुआ जी को उन्होंने यह वरदान दिया था, यह या फिर इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जब तक ये 100 प्रकार के अपराध या 100 अपराध पूरे नहीं कर लेगा तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। ये आश्वासन दिया था उन्होंने, ठीक है, अपनी बुआ को। तो जब शिशुपाल उनको अपशब्दों की संख्या जो कि 100 थी उनको भी लांघ जाता है, उस सीमा को भी पार कर जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं, गला काट देते हैं, ठीक है। तो इस घटना के साथ ही इस खंड काव्य का समापन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। अब ये आपने पूरा पेपर देख लिया। अब आप चाहो तो इसे जो मैंने छोड़ दिया है कहीं कहीं उसे भी आप चाहो तो हल करवा सकते हो। कमेंट में आप बता देना अथवा क्लास में बता देना, किसी भी क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 2013 का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल पेपर 2013 का, ये पूरा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यदि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र के साथ में शेयर कर सकते हैं, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का। फिर उसके बाद में अगर कुछ भी इसमें अच्छा या खराब लगा हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और क्या करना है, लाइक कर दिया आपने, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, ये काम मेरे हित में हो गए। अब अपने हित में इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको नोटबुक में लिखना है, उसका उत्तर अपने हिसाब से लिखना है। मैंने अपने हिसाब से आपको केवल समझाया है, कहीं भी मान के चलो मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसे अपने स्तर पर सुधार लेना है और कमेंट बॉक्स में भी उसे बता देना है, ठीक है। अगर कहीं पर मानवीय त्रुटि मुझसे हुई हो, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, मैं भी एक आदमी हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, अध्यापक भी एक मनुष्य ही होता है। अगर बाई चांस कहीं पे मुझसे गलती हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी आज की क्लास बस इतनी ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेट के साथ में या किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, समय कम है, ठीक है, पेपर नज़दीक है बिल्कुल, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।